सो आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में KMnO4 डाल लिया, उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। मीन्स अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, सो जो आपके पोटेशियम पर मैंगनेट का पर्पल कलर था इट विल बी डिसअपीयर। और कौन सा कलर आ जाएगा लास्ट में, वो जो कलर होगा वो आ जाएगा ऑरेंज कलर। ये जो ब्राउन कलर है या फिर ऑरेंज कलर है, ये किसका है, ये MnO2 का। MnO2 मीन्स अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग इट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम FNS टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 1 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार स्ट्रीम से the first stable compound in C4 pathways. So इससे पहले आई थिंक सो एक्सपीरियंस सितंबर 26 का था या 28 का था, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है, बट उसमें स्क्यूज आया था C3 साइकिल के बारे में। और इसमें मैंने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो था फॉस्फोग्लाइसरेट या फिर फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब यहाँ पर अगर हम C4 साइकिल की बात करें तो जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है C4 मीन जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें 4 कार्बन होंगे। So the first stable compound in C4 cycle is oxaloacetic acid या फिर आप इसे oxaloacetate कह सकते हो। अब बाज़ औक़ात इसका सेकंड नेम पूछ लिया जाता है। सो C4 साइकिल को हम दूसरा नाम H एंड स्लेग पाथवे कहते हैं। और ये होता क्यों है, जैसे सपोज करें लेट्स से एमसीक्यूज आ गया, द मेन बेनिफिट ऑफ C4 साइकिल इज, सो इससे फोटो रेस्पिरेशन की चांस कम हो जाता है। देखिए फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए एक नॉन बेनिफिशियल एक प्रोसेस है। तो जब C4 साइकिल होगा तो उसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम पर फोकस करेंगे तो इसमें आपको 2 सेल्स इन्वॉल्व मिलेंगे। मींस कि जो आपका C4 साइकिल है इसमें आपको 2 सेल्स मिलेंगे। कौन कौन सा सेल, द फर्स्ट वन इज मेसोफिल सेल। नॉर्मली आपने देखा कि C3 साइकिल सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल में होता है, बट इन केस ऑफ C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स के साथ साथ सेकंड सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं विच आर नोन एज बंडल शीथ सेल्स। ये जो फर्स्ट आपको देख रहे हैं ये आपके मेसोफिल सेल्स है एंड द सेकंड वन आर बंडल शीथ सेल्स। सो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर से देखें, यहाँ पर आप देख ले कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, यहाँ पर CO3 पहले से प्रेजेंट होता है और अगर आप यहाँ पर देख ले सो बन जाता है फॉस्फोइनोल फायरोएट। फिर इसकी चेंजिंग होती है, फिक्सेशन होती है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस कर ले, यहाँ पर लिखा हुआ है C4 एसिड एंड दिस इज बेसिकली द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जिसके बारे में हमने इसमें देखा। अब यहाँ पर एंजाइम भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होगा इट इज नोन एज PEP एंजाइम, फास्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम। एंड स्क्यू नंबर 2 इज व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। अब रिकेट्स एक ऐसा कंडीशन है जो बच्चों में भी आ सकता है एंड एडल्ट्स में भी आ सकता है, बट एडल्ट्स में हम इसे कुछ और नाम देते हैं और बच्चों में से हम रिकेट्स नाम देते हैं। अब रिकेट्स होता क्या है, रिकेट्स में देखिए आपके बोन से विटामिन D या फिर आप कह सकते कैल्शियम जो है वो बाहर सेल्स में रिलीज हो जाता है। सो उसकी वजह से होता क्या, आपके जो बोन होते हैं वो सॉफ्ट पड़ जाते हैं और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं रिकेट्स का। आपके बोन आसानी से टूट सकते हैं। सर मैंने पहले बताया चिल्ड्रन में से रिकेट्स जबकि एडल्ट्स में से ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अब रिकेट्स क्यों कॉज होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो जिस बॉडी में विटामिन D की कमी आएगी तो वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो absorb नहीं होंगे and that's why it causes the rickets in children and osteomalacia in SQ number 3 is malaria is caused by। so malaria क्या है और इसको मलेरिया कहते हैं क्यों है, ये किस फैक्टर की वजह से कॉज होता है। सो जो वायरस है, जो फंजाई है वो है प्लाज्मोडियम, दिस इज बेसिकली अ फंजाई। और इसके लिए जो कॉजल फैक्टर है, देखिए जिस तरह हम HIV के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और वो एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे मुंतकिल होता है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ब्लेड्स, नीडल्स एंड दिस। अब यहाँ पर अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसके लिए जो कॉजल फैक्टर है इट इज नोन एज मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो है, उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो और ये एक फीमेल मॉस्किटो है। ये उस मॉस्किटो का नाम है। ये कैसा क्या है, अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा जूम कर ले
सो देखिए यहाँ से मच्छर आ गया, इसके जो ब्लड है देखिए, ये स्टोरी आपको तब समझ आएगी जब मैं पूरा साइकिल बता दूंगा। मच्छर ने क्या किया, आपको बाइट कर दिया। बाइट करने के बाद इसके पास जो प्लाज्मोडियम के सेल्स थे, स्पोरोजाइट्स, मच्छर आया, आपको बाइट किया, स्पोरोजाइट्स आ गए। स्पोरोजाइट्स लिम्फ के जरिए, लिम्फ है, फिर लिम्फ नोड में आ जाता है, लिम्फ नोड से चला जाता है किधर, आपके लीवर में। लीवर में ये अपने सेल्स में डिवीजन करते रहते हैं और ये बना लेते हैं द सेकंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मीरोसाइट्स। मीरोसाइट्स क्या करेंगे, ये आपके ब्लड सेल्स बना चाहते हैं। अब ये साइकिल्स चलता रहेगा, दूसरा मॉस्किटो आएगा, आपको बाइट करेगा, वो आपसे खून चूसेगा, सो उस खून में क्या मिलेंगे, उसको स्पोरोसाइट्स मिलेंगे। एंड इट इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, इसकी वजह से इंसान में एनीमिया का आगाज होता है। एमसीक्यू नंबर 4 इज टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। सो फीवर आपको पता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर एवरेज से क्या हो जाए, एवरेज से ज़्यादा हो जाए। एवरेज टेम्परेचर कितना है नॉर्मल, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बास बुक्स से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। तो जब इससे टेम्परेचर खुदा करे 1 डिग्री बड़ा हो जाए, 1 डिग्री ज़्यादा हो जाए, 2 डिग्री ज़्यादा हो जाए, इसको हम नाम देते हैं फीवर का। अभी जब फीवर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो इसे हम नाम देते हैं टाइफाइड फीवर का। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज Salmonella typhus. Q number 5 is identify the tense. She has been working here for 2 years. अब सबसे पहले देखिए आपने करना क्या है कि आपने 12 टेंसेस लाजमी करके जाना है। वैसे इंसिक्यूज इससे ज़्यादा नहीं आ रहे पेपर में, एक या फिर ना इंसिक्यूज आता है, ठीक है, या तो एक आएगा या बिल्कुल आएगा नहीं। अभी जो टेंस है, कौन सा टेंस है, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैज़ बी, एंड हैज़ बीन हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर इसके लिए मेरे को फॉर्मूला लिख के दे दूँ, हम नॉर्मल इस टेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन हम लगाते हैं हैज़ या फिर हैव, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल के ऊपर, प्लस हम वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो इसका जनरल फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। अब अगर आपको सिंगुलर दिया हो ही, शी एंड इट, इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ आप यूज़ करेंगे हैज़। और अगर आपको प्लूरल दिया हो आई, यू, वी, दे, तो इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ आप हैव यूज़ करेंगे। एमसीक्यू नंबर 6 इज द वर्ड इज अ स्टेज। अब यहाँ पर हमने बताना है कि जो ये हमें सेंटेंस दिया गया है, द वर्ड इज अ स्टेज, इट इज सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर या फिर हाइपरबोल। सो सिमिली क्या होता है, सिमिली इसे सिंपली कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देना। बट सिमिली में होगा क्या, सिमिली में आप यूज़ करते हो लाइक को, आप टू डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, एक की प्रॉपर्टी दूसरे को देते हो, बट वहाँ पर आप यूज़ करते हो लाइक और एज, ये लाजमी यूज़ होगा सिमिली में। लेकिन मैं कहूँ बिलाल इज ब्रेव इज लाइक अ लायन, सो वहाँ पर मैंने क्या किया, लाइक भी यूज़ किया, एज भी यूज़ किया, सो इट विल बी एज नोन एज सिमिली। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स आप एक नॉन लिविंग थिंग को क्या कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की प्रॉपर्टीज दे रहे। लाइक अगर मैं कहूँ फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ट्रीज, सबने क्या किया, फ्लावर्स को ह्यूमन की प्रॉपर्टी दी जो थी डांस। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर सिंपल मीन इस्तेआरा लेना, इसमें भी आप टू चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, बट यहाँ पर आप लाइक और एज का यूज़ नहीं करते। हाइपरबोल मीन एक चीज़ का वजूद ना होना। हम एक चीज़, जिस तरह मैं अगर मैं आपको एक दफ़ा जिसे कह दूँ बेटा पढ़ो, दूसरी दफ़ा कहूँ बेटा पढ़ो, तीसरी दफ़ा कहूँ बेटा पढ़ो, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं लास्ट में गुस्से में क्या करूँगा, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा, मैंने तुम्हें 100 दफ़ा कहा, फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो जो मैंने कहा, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा, 100 दफ़ा कहा, ये क्या, ये हाइपरबोल है। अब यहाँ पर द वर्ड इज स्ट्रेस, जिस तरह मैंने पहले बताया, दैट इज नोन एज मेटाफोर। इसके अलावा अगर मैं कहूँ टाइम इज अ थीफ, टाइम क्या है, वैसे अगर हम लफ्जी माने देखें तो टाइम एक चोर है, बट इट डज नॉट मीन। नंबर 6 इज हर स्माइल इज लाइक द सन। अब देखिए हर कोई फीमेल है, कोई लड़की होंगी, शायर बेचारे करते होते हैं लड़कियों की स्माइल को सूरज के निकलने के साथ कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पर स्माइल और सन का निकलना है, इसको कंपेयर किया गया, बट बीच में आपको नजर आ रहा है लाइक, सो इट्स मीन दिस इज योर सिटी। नंबर 8 इज आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स।
तो जिस तरह मैंने आपको MCQs नंबर 6 में ये सारी चीज़ें बता दी, सो ये क्या है, ये हाइपरबोल है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक चीज वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता है? जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज योर स्लोप। और स्लोप बराबर किस चीज के होता है? स्लोप इज इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस डेल एक्स में चेंज है ना, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मींस देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है और उसको आप टाइम पर डिवाइड कर रहे हो, सो दिस इज नोन एज स्लोप। और स्लोप जिस तरह हम सिंपल कहते हैं, अगर हमने इसको फाइंड करना हो तो हम कहते हैं राइज डिवाइडेड बाय रन। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस यहां पर अगर आप देखो, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पर दिया होगा डिस्प्लेसमेंट और ये आपका क्या, ये आपका एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पर दिया गया टाइम, सो दैट्स व्हाई हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं, एंड इट विल आल्सो रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। में 10 इज इम्पल्स इज इक्वल टू। सो इम्पल्स होता है क्या है? इम्पल्स यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो बट शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हो, सो दिस इज नोन एज इम्पल्स। और हम सिंपल कहते हैं दैट इम्पल्स इज रिलेटेड टू फोर्स एंड टाइम। मींस इसलिए हम कहते हैं कि जो इम्पल्स है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अगर हम इम्पल्स लिख ले, सो इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इम्पल्स किससे रिलेटेड है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर हम इससे यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या था? वो न्यूटन था। बीच में हम मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आप एंड के बाद डॉट भी लगा सकते हैं और टाइम को होता है कि सेकंड है। सो इम्पल्स का यूनिट क्या है? न्यूटन पर सेकंड। एंड स्क्वेयर नंबर 11 इज द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है? सपोज तेरे मैंने कहा कि ये कोई कॉइल है। अब इस कॉइल को आप क्या कर रहे हो? इस कॉइल में सपोज करें यहाँ पर पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़ा होगा। सो इस चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जो को गोल गोल नजर आ रहा है, द एरिया अराउंड द चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है? ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को पुश भी कर सकता है एंड पुल भी कर सकता है। और ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इसके अलावा तीन चीजें और है जिसके ऊपर जो आपका वर्क डन है वो डिपेंड करेगा। द फर्स्ट वन इज हाउ बिग द चार्ज। चार्ज कितना बड़ा है, सो हम लिखेंगे कि द फर्स्ट वन इज हाउ बिग द चार्ज। मैं यहाँ पर ये वाला निशान कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। द सेकंड विल बी हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात की, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड हाउ फार इट मूव्स इन द फील्ड, ये कितना एक फील्ड में मूव कर रहा है। सो इन चार चीजों पर जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डिपेंड है। स्क्रीन नंबर 12 इज व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर बायस टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, जो बायस टेस्ट है, दिस इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन आपको पता है कि जो आपके अल्कीन्स है जहाँ पर कार्बन और कार्बन की दरमियान डबल बॉन्ड है, और जो आपके अल्काइंस है जहाँ पर कार्बन कार्बन की दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर आपने आपको एक बीकर में सोल्यूशन दिया है, आपको नहीं पता कि इसमें अल्कीन है, अल्काइन है या अल्के है, तो अगर आप उसको बर्ड्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको इस डबल बॉन्ड का पता लग जाएगा। इसमें जो आप रिएजेंट यूज करते हो, द रिएजेंट इज नोन एज अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहते हैं। बट अगर आपको अल्कलाइन ना दिया हो तो वहां पर सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4 भी ठीक होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया, आपको टेस्ट ट्यूब दिया गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है। तो इसमें हमने क्या किया, KMnO4 डाल लिया। KMnO4 जब आप सोल्यूशन बनाएंगे, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर आप ज़्यादा KMnO4 डालेंगे तो ज़्यादा डार्क पर्पल कलर आएगा, कम डालेंगे सो कम कलर आएगा। सो आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में KMnO4 डाल लिया, उसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। सो अगर इसमें आपको सैचुरेशन मिली,
मीन्स अगर यहाँ पर कार्बन कर रहे हैं डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, सो जो आपके पोटेशियम पर मैंगनेट का पर्पल कलर था इट विल बी डिसअपीयर, और कौन सा कलर आ जाएगा लास्ट में, वो जो कलर होगा वो आ जाएगा ऑरेंज कलर। ये जो ब्राउन कलर है फिर ऑरेंज कलर है, ये किसका है, ये MnO2 का। MnO2 मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड्स। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट द अनसैचुरेशन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर सपोज करें वही कलर आ गया, पर्पल कलर वापस से आ गया, सो इट्स मीन यहाँ पर अनसैचुरेशन। And skewing with the teen is carboxylic acid can be converted into esters by. So ये जो प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन विद अल्कोहल, या फिर लिड से आपको अल्कोहल नहीं दिया गया, सो इट इज सिंपल नोन एन एस्टरिफिकेशन। इसमें आप करते क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है यहाँ पर सी, बाद बच्चे कंफ्यूज होंगे, सो दिस RC डबल बॉन्ड इनटू OH, सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको जब आप ट्रीट करते हो अल्कोहल के साथ, अल्कोहल्स मीन आर इनटू OH, फिर इससे आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी नोन एज ईस्टर। और ईस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड इनटू R, दिस इज योर ईस्टर, प्लस इसमें वाटर भी रिलीज होगा। नंबर 14 इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद H3PO2। H3PO2 मीन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमें क्या देगा, अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं सो हमें क्या मिलेगा। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है क्या स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नॉर्मली ये आपको, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, शायद मैंने बहुत ही गलत ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आपको पता है कि ना तो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अब अगर इसके किसी भी कार्बन पर, वैसे यहाँ पर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कहता, अगर इसके ऊपर आपको N2Cl मिल जाए तो दिस इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इसको आप क्या करते हो, इसमें जो रिएजेंट यूज करते हो आप, मैंने पहले बताया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जहाँ पर दिया भी गया है हेयर, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और वाटर, ये दोनों यूज होंगे। सबसे आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, एक बन जाएगा C6H6 विच इज बेंजीन, आपको मिल जाएगा एक नाइट्रोजन H3PO3 विच इज फॉस्फोरस। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इट विल बी बेंजीन। 15 is the polymer of phenyl chloride। सो देखिए पॉलीमर होता क्या है, सपोज करें मैं आपको कहूँ अगर हम शुगर मॉलिक्यूल्स को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये मोनोमर है, बट जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये आपके या तो बना लेंगे डाइसैकेराइड, अगर 2 ग्लूकोज इकट्ठे हो गए, सो जिस तरह माल्टोज है, सक्रोज है। अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो गए फिर इट विल बी फॉर्म, ये क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे ग्लाइकोजन। से इसी तरीके से जो विनाइल फ्लोराइड है ये ग्लूकोज की तरह एक सिंगल यूनिट है। जब आप विनाइल क्लोराइड को ज़्यादा सारा इकट्ठा कर लोगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा PVC। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन। स्क्यू नंबर 16 इज द रिएक्शन ऑफ एथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस। इसके अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, C2Hi into Br, दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि दीज आर हेलो अल्केन्स। इथाइल ब्रोमाइड्स क्या है, दीज आर हेलो अल्केन्स। और जब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो बनाएंगे दैट विल बी नोन एज ईडी, मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन फॉलोड बाय इथाइल ब्रोमाइड, it is known as elimination reaction. Question number 17 is a man bought a book for ₹70 and sells it off 40. Find the loss percentage. तो सुनो, चाहे परसेंटेज आपने लॉस का फाइंड करना हो, चाहे आपने प्रॉफिट का फाइंड करना हो, फॉर्मूले यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए जिस प्राइस की आपने एक चीज़ ली होती है उस प्राइस को हम नाम देते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस है। मीन लेने, देखिए सपोज करें मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये मैंने लिया था 70,000 का। सो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा द कॉस्ट प्राइस ऑफ माई मोबाइल फ़ोन इज़ 70,000। सो इसी तरीके से जो बुक है वो 70 की है, और सेलिंग प्राइस अगर मैं सपोज करें मैं मोबाइल आज बेच रहा हूँ 40,000 का, 40,000 का, 40,000 है, इट विल बी माई सेलिंग प्राइस। सो अब पहले क्या करेंगे, आप परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है, सो लॉस कितना हो रहा है, 70 में से 40 माइनस कर ले, सो इट्स मीन आपको 30 लॉस हो रहा है। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस
जिसमें आपको नुकसान हुआ। सो लॉस कितना हुआ है हमें, वो 30 है। कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 70 है। सो जब 30 को 70 से डिवाइड करेंगे, सो ये आ जाएगा 0.42 एंड मल्टीप्लाई विथ 100। सो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस बंदे को जो नुकसान हुआ है वो है 42.85 पीस। नंबर 18 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो सारे डिजिट्स से हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो 12 है, 12 यहाँ पर डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। इसको आप 2 पर भी डिवाइड कर सकते हो, 1 पर भी डिवाइड कर सकते हो, 12 पर भी डिवाइड कर सकते हो। 7, 11 एंड 13 these are odd numbers which are completely divided only by their size। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।